मेरे 2 शहर जीत कर गए, मुझे अच्छा लगा। एसटी में राजकुमार रोत जी सुन करके गए, आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर जी जीत कर गए, मुझे खुशी हुई। 60 सालों में इस देश के अंदर संविधान के ऊपर 90 और 95%, 90 से 95% संविधान पर अमल नहीं किया गया, संविधान को लागू नहीं किया गया देश में। उस समय किसकी सरकार है? आज के हमारे सामाजिक और राजनीतिक लीडर जो समाज में जाकर ये बात कह रहे हैं और कह रहे थे और कहना हुआ भी, अरे भैया, तुम्हारी जुबान में जो शब्द आते हैं ना, उन शब्दों का निर्माण भी नागपुर से होता है। अब ये भोंपू लगा रखा है ना, ये भोंपू, अब मैं कुछ ना बोलूं तो ये बोलेगा? मैं बोलूंगा तो ये बोलेगा। तो हमारे जो नेता हैं वो सिर्फ इस भोंपू की तरह है। दुश्मन जो शब्द देता है वही ये भोंपू आगे निकालता है। ठीक वैसे संविधान बचाने की बात हम लोग तो 2010 से कह रहे हैं, 2010 से कह रहे हैं भारतीय संविधान बचाओ और लागू करो, ऑन द रिकॉर्ड। नेट पे ढूंढ लीजिए, पैम्पलेट में ढूंढ लीजिए, प्रेस में ढूंढ लीजिए, जहां भी मिल जाएगा। 2010 से हम संविधान बचाओ और लागू करो अभियान अंबालाल जी चला रहे हैं। हमारे लोगों को 14 साल में समझ में ही नहीं आया, और उनकी बात 14 घंटे में समझ में आ गई। संविधान बचाना है, इसलिए कांग्रेस को लाना है। हमारी बात समझ में नहीं आई 14 साल में। चलो शुक्र है हमारी इतनी बात तो समझ में आई कि खत्म हो रहा है। पहले तो तुम ये भी मानने को तैयार नहीं है कि संविधान खत्म हो रहा है। आज बचाने की बात कर रहे हो तो कम से कम ये तो स्वीकार किया कि खत्म हो रहा है, ये तो स्वीकार कर लिया ना। बात तो हमारी यही चलेगी, ठीक है ना, आए चाहे किसी के मुंह से, चलेगी तो हमारी। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन भीड़ से नहीं डरता, हमारा दुश्मन भीड़ से नहीं डरता, विचार से डरता है, विचार से डरता है। और विचार में वो आग होती है, विचार में वो दम होता है कि गोली सिर्फ एक पर चलाई जा सकती है, लेकिन विचार यानी गोली करोड़ों पे, अरबों पे चलाई जा सकती है। ये बात हम जानते हैं, इसलिए वैचारिक क्रांति को हम तवज्जो देते हैं और ये दुश्मन कभी बर्दाश्त नहीं करता। तो दुश्मन को लगा कि चलो ये सामाजिक 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 का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, ठीक है। हमारे भी कुछ समाज के जो लोग थे, जो छोटी मोटी दुकानें चला रहे थे, जिनका गुजारा चल रहा था, जिनकी गाड़ियां मेंटेन हो रही थी, जिनके प्रेस और कड़प वाले कपड़े मेंटेन हो रहे थे, वो भी समझ रहे थे कि अच्छा है ताराराम जी सिर्फ माइक पे बोलते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। पहली बार जब हमने आगाज किया कि अब ताराराम भी चुनाव लड़ेंगे, तो उनको लगा कि अब ये कड़प कहां से आएगा, अब ये सफेद कपड़े कहां से आएंगे, अब जो दिल्ली का एक टैंक गाड़ी का डीजल भरवा कर चलाते हैं ये कहां से आएगा। उनको लगा हमारी दुकानें बंद होने वाली है। अगर ये राजनीति में कूद गया, आ गया, तो लोगों में राजनीतिक चेतना लाएगा, और राजनीतिक चेतना अगर आ गई तो हमारी जो एजेंसियां हैं बंद हो जाएगी। इसलिए दुश्मन ने
इनकी एजेंसियां और इनकी एजेंटशिप जो है उसको बचाए रखने के लिए उन्होंने नागपुर से एक शगुफा निकाला और कांग्रेस से कहा संविधान बचाना है। मैं अपनी भाषा में कहूं तो संविधान की हत्या तो कांग्रेस ने की, बीजेपी तो सिर्फ लाश ठिकाने करने की बात कर रही है। वो तो अंतिम संस्कार की बात कर रही है। संविधान हमारे पास है, संविधान हमने पढ़ा है। संविधान में कितने संशोधन हो गए हैं और कितने आर्टिकल निकालकर फेंक दिए गए हैं, ये तो हम जानते हैं। संविधान में बचा ही क्या जो तुम खत्म कर लोगे? खत्म करने का काम तो कांग्रेस ने पहले ही कर दिया। और आज वही कांग्रेस कहती है कि हमारे लोगों को संविधान बचाना है तो कांग्रेस को लाना है। हद हो गया। अरे जानकारी नहीं है तो ले लो। अगर सामने आकर पूछने में तुम्हारा कद छोटा हो जाता है, तुमको ऐसा लगता है कि जाकर के हम डूंगर सिंह जी से, ताराराम जी से, भैरूलाल जी से या फिर रणजीत जी से, सुरेश जी से जाकर के हम पूछें, हम इनसे जानकारी लें। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा कद छोटा हो जाता है तो अभी तो ये भरा हुआ पड़ा है। रजाई में घुसकर चुपके सुन लो, कोई देख लेगा कि ताराराम का स्पीच सुन रहा है। अगर तुम्हें शर्म महसूस होगी कि ताराराम का स्पीच सुनना है, शर्म महसूस होगी, रजाई ओढ़ करके सुन लो यार। अगर तुम्हारे पास जानकारी नहीं है तो ले लो, लेनी भी नहीं है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि गुजारा बसरा चलाना है। कोई आंदोलन नहीं करना, कोई क्रांति नहीं करनी, कोई समाज का भला नहीं करना। बड़े ही दुर्भाग्य की बात रही है कि इन 75 सालों में हमारा समाज जिनको नेतृत्व समझता रहा, वो नेतृत्व नहीं, वो दुश्मनों के दलाल के अलावा कुछ नहीं थे। जिनको करना है वो कर ले, क्योंकि जब तक बोलेंगे, अभी कह रहे थे, राठौड़ साहब कह रहे थे कि कुछ हमें पैटर्न बदलना पड़ेगा, लोग जुड़ते नहीं है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि पैटर्न बदलना है तो झूठ बोलना सीखना पड़ेगा। झूठ बोलना सीखना पड़ेगा, और वो जरा हमारे उसूलों में नहीं, वो हमारे उसूलों में नहीं है। झूठ कल शुरू करो, लोगों की भीड़ शुरू हो जाएगी। झूठ, हमारे लोगों को झूठ प्यारा लगता है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे महापुरुषों ने बहुत पहले कह दिया। साच कहूं तो मारन धावे, झूठे जगपति आया। ये बात मैंने तो नहीं कही, किसने कही? ये बात 600 साल पहले कबीर साहब ने कही। 600 वर्ष पहले, साच कहूं तो मारण धावे, झूठे जगपति आया। यानी कि संसार जो है वो झूठ से प्रभावित होता है, और यही बात इस बार कह दी, संविधान बचाना है। सबसे बड़ा झूठ, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, और हमारे लोगों ने फटाक से एक्सेप्ट कर लिया। हमने उनको धन्यवाद दिया, अभी तो धन्यवाद देना शुरू ही किया है। जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे धन्यवाद देते जाएंगे कि आपने संविधान विशेषज्ञों को चुना, आपने उन लोगों को चुना जिन्होंने संविधान के लिए अपना जीवन लगाया, आपने उन लोगों को चुना जो संविधान के पहले आर्टिकल को तो कम से कम जानते ही होंगे, और हम जैसे संविधान विरोधियों को नकारा।
इसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। संविधान बचाना है तो जैसे हम लोगों ने राजनीतिक चेतना की बात कही, उनकी धज्जियां उड़ गई कि अगर ये आदमी जीते या ना जीते, लेकिन कोई प्रेरणा भी अगर बन गया किसी के लिए तो भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए उन्होंने पूरी ताकत लगाई। ये अंदर की बातें हैं, हम लोग यहां नहीं करना चाहते। बहुत सारी बातें हैं, बाड़मेर जैसलमेर में क्या क्या हुई वो वहां की बातें हैं, लेकिन एक राजनीतिक चेतना से घबरा गए, ये बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। अगर समाज के अंदर, अभी मुझे पता चला मेरे 2 शेर जीत कर गए, मुझे अच्छा लगा। एसटी में राजकुमार रोत जी सुन करके गए, आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर जी जीत कर गए, मुझे खुशी हुई। मगर ये जानकर मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ कि दोनों ही रिजर्व सीटों से ही गए। ये दुख हुआ। वो खुश हो रहे होंगे या हमारे लोग भी खुश हो रहे होंगे, लेकिन हमारे लोगों को यह नहीं पता कि तुम अगर किसी तथाकथित ऊंची जाति के यहां जाओ और तुम्हारा बर्तन अगर बाड़ में रखा हुआ है, या जैसे कह रहे थे पेड़ पे कहीं रखा हुआ है लटका के, अगर उसको उतारते हो, उतार करके उसको साफ करते हो या ना भी साफ करो, आपकी मर्जी है, और उसमें आप कहते हो लाओ भाई भोजन, तो अगले को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? खिलाने वाले को क्या ऐतराज हो सकता है? कोई नहीं हो सकता ना। वो तो खुशी खुशी खिलाएगा, क्योंकि तुमने अपनी थाली उतारी है, इसलिए खुशी खुशी खिलाएगा। लेकिन अगर कोई तुम्हारे में से जाकर ये कहे कि मैं तो तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी थाली में खाऊंगा, तुम्हारे साथ खाऊंगा, फिर क्या होगा? फिर क्या प्रतिक्रिया होगी? वो कभी बर्दाश्त करेगा ऐसा? हमारे लोग अपनी बाढ़ वाली थाली में खाकर खुश हो जाते हैं और उसका भी गर्व महसूस करते हैं। अरे वो तो बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। वहां तो तुम नहीं, तुम्हारा कोई भाई जीत करके जाता, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमने जो संदेश दिया, वो संदेश ये दिया कि बाबा साहब अंबेडकर ने हमें कहा है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ रिजर्व सीटों पर ही नहीं, स्वतंत्र सीटों के ऊपर भी तुम्हारा अधिकार है। ये संदेश ही बहुत बड़ी बात है। लोगों को इस बात का पता लगना भी बहुत बड़ी बात है कि सामान्य सीट से भी एससी और एसटी के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। यही बहुत बड़ी बात है। अब रही बात कि संविधान बचाने की, तो कांग्रेस या बीजेपी, कोई भी पार्टी अगर ये दावेदारी करती है कि हम संविधान बचाएंगे, या कोई उनका उम्मीदवार उनकी टिकट से चुनाव लड़ता है और वो कहता है कि मैं संविधान बचाऊंगा, पहले उससे पूछ लो टिकट लेना या देना तेरे हाथ में था? टिकट भी तेरे हाथ में नहीं था, टिकट भी उनके हाथ में था, तुझे दिया तो भी उनके ही हाथ में था, लेना तेरे हाथ में नहीं था। उन्होंने दिया तब तुझे मिला, और वो चाहते तो किसी और को भी दे सकते थे। टिकट लेना तुम्हारे हाथ में नहीं है और संविधान बचाने की बात कर रहे। अभी गिनती करवाई कि 131 से ज्यादा जनरल सीटों से हमारे एससी और एसटी के लोग चुनकर जा रहे हैं।
131 का मतलब होता है एक साथ अगर वॉकआउट कर दे तो पार्लियामेंट धराशायी, एक साथ अगर अपना समर्थन वापस ले ले तो सरकार धराशायी। 131 चाहे तो 1 मिनट भी पार्लियामेंट ना चलने दे। अगर समाज के खिलाफ कोई हो रहा है तो वो पार्लियामेंट नहीं चलने दे। क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं और बोल पाते, क्यों उनकी बोलती बंद रहती है, क्यों भैरूलाल जी ने कहा कि उनका मुंह नहीं खुलता? कारण क्या है? कारण सिर्फ ये है कि वो उन पार्टियों के टिकटों से है। तो पार्टियों की टिकटों से 131 संविधान की बदौलत, रिजर्वेशन की बदौलत जो पार्लियामेंट में जाते हैं वो संविधान नहीं बचा सकते, तो जो दूसरी सामान्य सीटों से टिकट लेकर के पार्टी के रहमो करम पर संविधान में जाकर संसद में जाते हैं, वो संविधान कैसे बचा लेंगे? खोपड़ा है नहीं या फिर चलाते नहीं, या तो है नहीं और है तो चलाते नहीं। क्योंकि काम तो चलता था, सिर्फ कपड़ों से काम चल जाता, कड़प वाले कपड़ों से, व्हाइट कपड़ों से चल जाता है। नेताजी आए हैं, हो जाता है। तो फिर वहां दिमाग लगाने क्या हो सकता है? दिमाग तो दुश्मन लगा ही रहा है, दिमाग तो वो लगा ही रहा है, हमें कहां लगाने की जरूरत है? इसलिए मैं आपको बताने आया हूं कि समाज के अंदर जातीय चेतना को खत्म करना होगा। मैं हर बार कहता हूं, फिलहाल अगर हालात तुम्हारे पक्ष में नहीं है तो रोटी और बेटी की उम्मीद छोड़ दो या सर छोड़ दो, अपनी जगह रखो। रोटी की भी छोड़ दो, कोई बात है, अपनी अपने घर की खा के आओ, लेकिन सामाजिक भावना पैदा करो कि हम जब तक इकट्ठा नहीं होंगे। मैंने प्रयास किया, जो आज यहां आपको भी समझाने की कोशिश कर, मैंने समाज की परिभाषा देने की कोशिश की कि समाज है क्या। समाज की परिभाषा ही लोगों को पता नहीं। मेघवाल समाज, भील समाज, रेगर समाज, सरगरा समाज, मीणा समाज, जाट समाज, सुथार समाज, नाई समाज, समाज है। लेकिन बना दिया, और बना ही नहीं दिया, रजिस्टर्ड करवा दिया, रजिस्ट्रेशन करवा दिया। रजिस्ट्रेशन हो गया आपके समाज का, जाति को ही समाज बना दिया और समाज बनाकर रजिस्ट्रेशन करवा दिया। समाज क्या होता है ये बात भी मैं आज आपको समझा। समाज जिसको कहते हैं उसमें क्या है? जातियां हैं। जैसे हमने हमारे क्षेत्र में देखा कि बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, जालोर भी उसमें साथ में आ जाता है। तो 36 कौम की बात करते हैं। कितने कौम की बात करते हैं? 36 कौम। और यही सुना होगा आपने भी, यही नेता भी जहां जाते हैं बात करते हैं 36 कौम की, 36 कौम की। इस बार हमने और वकील साहब ने थोड़ा बैठ करके एक्सरसाइज की कि क्या ये 36 कौम वास्तव में 36 है, 35 है या 37 है, कितनी है? जब हमने इनकी गिनती लगाई तो ये 56 निकली। एक आध हमसे भी छूट गई होगी, लेकिन 56 निकली। तो मैंने कहा चलो 56 का नारा अपन लगा। अब लोगों ने पूछा कि 56 कहां से लाए? मैं कहा इनसे पूछो 36 कहां से लाए। पत्रकारों ने मुझे पूछा, तो बोला ये दोनों अलग अलग कैसे हैं? हमने उनको लिस्ट दे दी। मैं कहा लिस्ट पड़ी 56 की, और उनसे मांग लो 36 की लिस्ट। लेकिन 36 क्या है और 56 क्या है? 36 कौम। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज के दो भाग हैं।
एक के अंदर रोटी और बेटी दोनों व्यवहार नहीं है। एक समाज है जिसमें रोटी और बेटी दोनों व्यवहार नहीं है, और एक समाज है जिसमें बेटी व्यवहार नहीं है मगर रोटी व्यवहार है। एक वर्ग है जिसके अंदर बेटी व्यवहार नहीं है लेकिन रोटी व्यवहार है। नाई और दर्जी एक साथ खा लेगा, घांची और कुम्हार एक साथ खा लेगा, रबारी और कड़बी एक साथ खा लेगा, एक ही थाली में खा लेगा, लेकिन भील और मेघवाड़ खाएगा, जटिया और जीनगर खाएगा, सरगरा और सांसी खाएगा? बताओ। समाज के दो भाग हैं, एक के अंदर बेटी व्यवहार नहीं होता लेकिन रोटी व्यवहार होता है, और एक समाज का हिस्सा है जिसमें ना रोटी व्यवहार है और ना बेटी व्यवहार। जो 36 कोम की बात कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अगर कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर, आजकल तो 15 अगस्त और 26 जनवरी पे भी लोग, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पे भी, या और भी कई तरीके के सामाजिक फंक्शनों में या शादी ब्याह में जाजम दो होती है कि नहीं होती? होती है कि नहीं होती? होती हो तो बताना। बूढ़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, ये गर्दन हिला के हाँ कह रहे हैं। एक वो जाजम होती है जिस पर जिनका रोटी व्यवहार होता है वो सारे इकट्ठे बैठते हैं ना एक जाजम पे, और जिनके साथ रोटी व्यवहार नहीं है उनको एक साथ बिठाते हैं। दो जाजम हो गई। तो जो एक जाजम पर बैठते हैं और जिनका रोटी व्यवहार होता है उन जातियों की संख्या 36 है, इसलिए 36 कौम है। हम बाकी की 20-22 जो भी हैं वो तो कौम ही नहीं है, हम तो कौम में ही नहीं आते हैं। ये बात हमने बहुत ही अध्ययन के बाद निकाली। इसलिए अब बात यहां आती है कि 56 हो चाहे 36 हो, समाज कैसे बनता है? समाज तब बनता है जब एक व्यक्ति का काम दूसरे के बिना ना चले, तब समाज बनता है। तब जातियां खत्म हो जाती हैं। जातियां जो है उसको कौम कहा गया है, और कौम का मतलब होता है काम। जो काम, लकड़ी काम का सुधार हो गया, बाल काटने काम करे, काम ही हुआ ना। काम से ही जाती है, और किससे जाती है? ये काम से जाती है, इसलिए कौम बोलते हैं। लेकिन समाज जब बनता है तो कोई भी जाति अपने आप में समाज नहीं है। कैसे कहोगे? कोई भी जाति अपने आप में समाज नहीं है, अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। कैसे? एक नाई के हाथ में कैंची होती है और वो क्या काटता है? बाल काटता है। एक दर्जी के हाथ में भी कैंची होती है, मगर वो क्या काटता है? कपड़ा काटता है। कैंची दोनों के हाथ में है, लेकिन दर्जी को बाल कटवाना है तो नाई के पास ही जाना पड़ेगा। अपने बाल खुद नहीं काट सकता या अपने बेटे के भी नहीं काट सकता, उसको उधर जाना पड़ेगा। नाई के हाथ में भी कैंची है, मगर वो कपड़ा नहीं काट सकता। उसको अपना कपड़ा, बच्चे का कपड़ा, बीवी का कपड़ा सिलाना है तो दर्जी के पास जाना पड़ता है। नाई दर्जी पे डिपेंड है, दर्जी नाई पे डिपेंड है। मिट्टी के बर्तन वाले बनाने वाला कुम्हार, वो लकड़ी का सामान नहीं बना सकता, उसे सुथार के पास जाना पड़ेगा। सुथार मिट्टी के बर्तन नहीं बना सकता, उसको कुम्हार के पास जाना पड़ेगा। एक दूसरे पर डिपेंड है। एक लोहार है, एक सुनार है। सुनार अपने कुल्हाड़ी का, अपने कोदाली का या अपने किसी भी राज का जो भी है उसका पाना बोलते, क्या बोलते, वो खुद नहीं कर सकता।
लोहे का कोई भी सामान बनाना है तो उसको लोहार के पास जाना पड़ता है, और लोहार के पास चाहे कितना ही बड़ा हथौड़ा क्यों ना हो, उसकी बीवी के झुमके तो सुनार ही बनाता है। ये डिपेंड है, एक पशुपालक किसान पर डिपेंड है, एक अनाज पैदा करने वाले के ऊपर सारे डिपेंड है, और एक अनाज पैदा करने वाला सबके ऊपर डिपेंड है। एक अनाज खेती करने वाला किसान मिट्टी के बर्तन कुम्हार से लेगा, बाल नाई से कटवाएगा, कपड़ा दर्जी से सिलवाएगा, लोहे का सामान लोहार से बनवाएगा, सुथार लकड़ी का काम सुथार से करवाएगा, करवाता है ना। ये है समाज। जब सारे एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे के पूरक बनते हैं, एक दूसरे के काम के लिए तैयार रहते हैं, तब समाज बनता है। उसी समाज को इन लोगों ने साइड में किया और जाति को ही समाज बना दिया। हमारे लोगों का जाति ही समाज। इसलिए हमें जाति चेतना को भूलना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वर्गों में बनाया, 1152 जाति एसटी, 1848 जाति एससी और 3743 जाति ओबीसी। ये बनाया, वर्ग में इकट्ठा कर लिया, लेकिन हम ही नहीं समझ पाए। तो इसलिए हम लोगों को जाति चेतना से बाहर आकर के सामाजिक भावना पैदा करनी होगी। जब सामाजिक भावना हमारे अंदर पैदा होगी तो हमारे अंदर निश्चित रूप से एकता पैदा होगी, और एकता पैदा होगी तो हम किसी के भी राजनीतिक मोहताज नहीं रहेंगे। राजनीतिक मोहताज नहीं रहेंगे। अगर बाड़मेर जैसलमेर की बात करें, 9 सीटें हैं विधानसभा की, 9 सीटों पे 9 जाति के लोग खड़े कर दो, 9 जाति के लोग खड़े कर दो, 9 जाति के लोगों का आपस में कॉम्बिनेशन बन जाएगा। 9 जाति के लोग एक दूसरे को वोट देंगे, कहीं सुधार कुमार को देगा, कुमार माली को देगा, माली जो है कांची को देगा, आपस में देगा, तो जुड़ जाएगा मामला। तो 9 सीटों में 9 जाति के लोग बन सकते हैं। 20 साल में पूरी की पूरी 56 कौम आ जाती है। 20 साल में 4 राउंड में हर जाति का नंबर आ जाता है। लेकिन यहाँ तो बपोतियां बना के रखी है, एक ही जाति का होगा, या फिर जिसका बाप नेता था उसी का बेटा नेता होगा। ये तो राजतंत्र चल रहा है। इसलिए हमने ये जो इलेक्शन लड़ा, कुछ लोगों को ठीक नहीं भी लगा होगा, कुछ लोग रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे। 50,000 वोट ही मिले। मैंने कहा नहीं लड़ते तो कितने मिल जाते। लड़े हैं तो 50,000 मिले हैं, नहीं लड़ते तो क्या मिले। हो सकता है इस बार 50 मिले हैं, अगली बार एक बिंदी और बढ़ जाए, 5 लाख हो जाएगा, है ना। तो हमने ये किया तो सिर्फ समाज के लिए किया, अपने व्यक्तिगत तौर पे कुछ नहीं। एक सांसद को जितना इज्जत और सम्मान, इतना प्यार और लाड समाज में नहीं मिलता, उससे ज्यादा मुझे मिलता है। राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, एक सांसद या एक विधायक नहीं, पूरी सरकारें की सरकारें नाम से डरती है। इसलिए मुझे कोई रुतबे की भी जरूरत नहीं। लेकिन समाज में एक सामाजिक भावना, हमारी कमजोरी क्या रही, हम राजनीति के शिकार हुए, हमने वोट दिए। मैंने पहली बार लोगों को वोट मांगना सिखाया, पहली बार लोगों को वोट मांगना सिखाया। और वो समाज जो कभी दारू, पैसे या किसी भी चीज नशे पते के पीछे बिक जाते थे, उन लोगों ने बड़े मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ में कहा कि हमारी बस्तियों में दारू की बोतलें लेकर आए तो सिर में फोड़ेंगे। और बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, तीनों जिलों के तकरीबन 50 से ज्यादा गांवों के अंदर लोगों ने रात को पहरा दिया लोगों ने कि कोई दारू या पैसे लेकर हमारी बस्तियों में न घुस जाए। इस स्वाभिमान पैदा किया हमने। भले ही हमने हमारी कुर्बानी दे दी, भले ही हमने हमारा नुकसान कर दिया, लेकिन समाज में सामाजिक चेतना। तो ये उद्देश्य था हमारा, समाज में राजनीतिक चेतना लाने का। और ये काम मैं आप लोगों के माध्यम से आज बिशनगढ़ की धरती से ये ऐलान करता हूं, आज से ही हम लोग
पंचायती राज चुनाव में इंटरफेयर शुरू करेंगे। अब ये कारवां रुकेगा नहीं, अब सोशियो पॉलिटिकल चलेगी, सामाजिक और राजनीतिक कारवां साथ साथ चलेगा। ये एक ऐलान ही हम यहां करने आए। अब मैं आखिरी बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। में आ जाते हैं, किस बहकावे में आते हैं? शब्दों में बड़ा षड्यंत्र है, समझने की कोशिश करो। हमारे देश में पहला एससी का राष्ट्राध्यक्ष जिसको कहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको इन ये बदमाश लोग राष्ट्रपति कहते हैं, ठीक है, वहां राष्ट्रपति मान ले, के.आर. नारायणन, जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति बनाया ही नहीं, बना भी थे, वो बने भी थे। लेकिन ये बात हम पूरी गारंटी से कहते हैं कि रामनाथ कोविंद को बनाया गया, बनाया गया। और उन्होंने भी कहा कि देखो हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया। उन्होंने भी चिल्ला चिल्ला करके कहा। अब हमारी एक बहन द्रौपदी मुर्मू को बनाया, तब भी उन्होंने माइक पर बोल बोल करके कहा हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, राष्ट्रपति बनाया। इसका मतलब है कि हम चाहे राष्ट्रपति बन जाएं, चाहे विधायक बन जाएं, चाहे सांसद बन जाएं, चाहे मंत्री बन जाएं, और यहां तक कि और भी कई पदों पर जज भी बन जाएं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन जाएं, लेकिन बन नहीं सकते, बनाए जाते हैं। अब बन जाने में और बनाए जाने में कितना फर्क है, ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। आज बात आई कि कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। इसका मतलब है खड़गे जी के बनना हाथ में नहीं था। उन शब्दों के अंदर से शब्द निकलते हैं, निकालना चाहो तो। वो कहते हैं कांग्रेस ने बनाया, या कांग्रेस के आका कहते हैं कि हमने बनाया। इसका मतलब खड़गे जी बनाए हुए अध्यक्ष हैं, बने हुए अध्यक्ष नहीं हैं। और बनाया तब जाता है जब उसे इस्तेमाल करना होता है। बनाते किस लिए है? इस्तेमाल करने के लिए। तो ये इस्तेमाल करने के लिए बनाया, तो हमारे लोग खुश हो रहे हैं कि अब तो कांग्रेस दलितों की पार्टी, अब तो कांग्रेस SC ST की पार्टी हो गई, ऐसा मान लिया। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता, जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया उसके बाद तुरंत ही उनको पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन की तरफ से खड़गे साहब रहेंगे? तो खड़गे साहब खुद कहते हैं नहीं, मैं नहीं रहूंगा। प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, इस्तेमाल करने के लिए बन जाओ। ये बातें थोड़ी गंभीरता पूर्वक समझने की। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूं, जो आज का बहुत बड़ा मुद्दा है, और ओडवाडा की बात यह बार बार हुई है। जब ओडवाडा की बात हुई है तो हमारी जमीनें हमारे हाथ से जाने वाली है। ये बात हम तो बहुत पहले कह चुके थे, मगर हमारे लोगों को शायद तब समझ में आता है जब वो तलवार ऊपर आ जाती है, पहले नहीं समझ में आती। अब आपको इसमें समझना क्या है, मुझे समझाना क्या है, बस वही बात शॉर्ट में कहूंगा। हम आज इस धरती पर हैं, भारत की भूमि पर हैं। इसका मतलब हमारे बाप थे, बाप थे तो इसका मतलब बाप पैदा हुए तो दादा थे, दादा थे इसका मतलब है कि परदादा थे, परदादा थे तो अकड़ दादा लकड़ दादा थे ना। यानी इस धरती पर जब से मनुष्य बना होगा तब से, चाहे 1000 पीढ़ी है चाहे 5000 पीढ़ी है,
या 5,000 नहीं 50,000 पीढ़ी है, उससे हमारा कनेक्शन है। क्योंकि हमको मशीन में तो पैदा नहीं हुए, हम मां की कोख से पैदा हुए हैं। तो मां की कोख से पैदा हुए हैं, इसका मतलब है हमारा बाप है, दादा है, परदादा है, करदादा है, लकड़दादा है, पता नहीं कितने पूर्वज हमारे हैं। वो पूर्वज जब इस धरती पर 5,000 पीढ़ियां या फिर ज्यादा पीढ़ियां जो भी है, वो इस धरती पर रही है, और हमें कह रहे हैं ये धरती तुम्हारी नहीं। थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग अपना इंप्लीमेंट करो, कम से कम हमारे कहने के बाद तो करो। कहां रहते थे हमारे बाप दादे, कहां रहते थे हमारे पुरखे, कहां रहते थे वो 5,000 या 50,000 पीढ़ियां कहां रही? आज तुम कह रहे हो ये तो गोचर है, ये ओरण है, ये फला है, ये ढिमका है, ये खाली करो। लिस्टें हर जिले की बन चुकी है। ओडवाड़ा तो एक सैंपल है, उन्होंने टेस्ट किया है इंजेक्शन को, क्या कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा? अगर रिएक्शन नहीं होगा तो इंप्लीमेंट किया जाएगा, आराम से इंप्लीमेंट किया जाएगा। मैं आप लोगों को आपके बचाव का तरीका बताना चाहता हूं। एकमात्र लड़ना ही समाधान नहीं होता, बहुत सारी चीजें हैं समाधान के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के मुताबिक जब आपको लैंडलॉर्ड होने का अधिकार मिला, भूधारक बनने का अधिकार मिला, खड़े जकेरा खेत चढ़े जकेरा घोड़ा, ये जब अधिकार मिला, इसका मतलब उससे पहले नहीं था, पहले नहीं था, अधिकार नहीं था। रहते हम थे, लेकिन अधिकार नहीं था कि इतना मेरा, पट्टा नहीं था, कागज नहीं थे। संविधान के बाद में जब हमारे देश की पूरी जो जमीन जायदाद भूमि है, ये पूरी की पूरी भूमि जिसमें एक सीलिंग तय हुआ, क्या तय हुआ कि एक जमींदार के पास 5,000 बीघा जमीन है, चाहे 10,000 बीघा जमीन है, लेकिन वो 400 या 500 बीघा से ज्यादा नहीं रख सकता। ऑर्डर हो गया, ऑर्डर हो गया, जमीन सीलिंग में जाने लगी। तो जो 10,000 का मालिक था बीघे का, 50,000 का मालिक था, उसको तो पछतावा हो गई, उसके हाथ से जागीर गई है तो उसको दर्द तो हो गई। तो उसने क्या किया, उसने पहले नंबर पे अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के नाम से, पहले नंबर पे परिवार, रिश्तेदार, कोई न कोई इधर से उधर से ला करके 5,000 बीघा में से 1,000 बीघा तो बचाओ, 1,000 बीघा बच गई। अब उन्होंने देखा 4,000 तो फिर भी जा रही है। फिर उन्होंने क्या किया, अपने को हाड़ी मवाली, यानी कि उनके चहेते, नजदीकी, वफादार, जो भी कहो, वो लोग थे, उनको दे दी। कहला इतनी तू ले ले, इतनी तू ले ले, इतनी तू ले ले, ऐसे करके दे दी। उसके बाद में भी जब 2,000-3,000 बीघा जमीन बची और ये जमीन किसी भूमिहीन को ना मिल जाए, किसी भूमिहीन को ना मिल जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ जमीनें तो उसी समय खायो, एक ओटो बेरा बापजी और इस तरीके से। उसके बाद में भी बहुत सारी जमीनें जो गैर मुमकिन के नाम पर, शिवाय शक के नाम पर, गवर्नमेंट लैंड के नाम पर, पड़त के नाम पर रह गई, क्योंकि वो सब सरकारी हो गई। वो सारी जो सरकारी जमीन हो गई और उसके ऊपर लोग बसने शुरू हो गए। तो जब राज सत्ता परिवर्तन हुआ और जब संविधान लागू हुआ, जब इस देश के अंदर पंचायती राज पहली बार लागू हुआ, तुरंत ही सीलिंग और सेटलमेंट के बाद तुरंत ही पंचायती राज लागू हुआ और उस पंचायती राज में सरपंच बने, प्रधान बने, वार्ड पंच बने ना। अब उस समय बने कौन? तो पहले थे वही,
पहले थे वही, जो अग्रणीय थे वही। कहीं पर बढ़िया अग्रणी था तो वो बन गया, कहीं ठाकुर साहब थे तो ठाकुर साहब बन गए, इसके अलावा कोई नहीं बना। अब उन्होंने क्या किया, पंचायती राज का जो संविधान में प्रावधान है उसमें सबसे ताकत और शक्तिशाली सरकार कोई है तो पंचायती राज, पार्लियामेंट से भी ज्यादा। हमारे लोगों को पता नहीं है, केंद्र की कोई भी योजना अगर आपके गांव में लागू करनी है, योजना कहां की है, केंद्र की, पास कहां हुई, पार्लियामेंट में। लेकिन अगर उसको आपके गांव में इंप्लीमेंट करना है तो पंचायत की एनओसी के बिना संभव। देख लो आपकी पंचायत की ताकत। जब पंचायत की ताकत और पहली पंचायतें बनी और उनके मुखिया जब बने, सरपंच बने, तो उन लोगों के दिमाग में तो वही एक कीड़ा चल रहा था पहले से ही कि ये जमीनें किसी को ना मिल जाए, ये जमीनें किसी को ना मिल जाए। इसलिए बदनीयत से उन लोगों ने पंचायती राज लागू होने के बाद ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लिया, प्रस्ताव लेकर के उस सारी की सारी लैंड को, जमीन को गोचर घोषित किया, कहीं ओरण घोषित किया। ऐसे घोषित करके कलेक्टर के पास में प्रस्ताव भेज दिए और वहां उन जमीनों को गोचर ओरण कर दिया गया। जबकि उन पंचायतों के प्रस्ताव और कलेक्टर के पास जाने के बाद वो भूमि गोचर होने से पहले वो भूमि सिवाय शक है, पड़त है, गैर मुमकिन है, ठीक है, बाद में गोचर कर दी। लेकिन जब गोचर का लेबल लगा उससे पहले वो जमीन आबाद है, उससे पहले कोई उस जमीन को जोत रहा है, उससे पहले उस जमीन पर कोई रह रहा है। इसलिए ओडवाड़ा में जो हुआ, बोल रहे हैं 70 और 80 साल से बचे हुए घर थे, करीबन चौथी और पांचवी पीढ़ी उनकी चल रही है उन्हीं घरों में, और उनको आज वो कह रहे हैं ये ओरण है, गोचर है। तो इतने साल में क्या हुआ था? किसी भी देश की राज सत्ता संपूर्ण हाथों में तब आती है राजा के, जब उस देश की पूरी पूरा भूभाग जिसे कहते हैं जमीन, जब उसके कंट्रोल में आ जाती। पहले राजा महाराजाओं के समय में लड़ाइयां किस बात की थी? जमीन की तो थी। मेरी सीमा तोड़ के अंदर आ गया, 50-100 वहां पर शहीद कर दिए, मरवा दिए, क्षत्रिय बना दिए, भूमि हो गए। जमीन की लड़ाई थी, सीमाओं की लड़ाई थी। आज भी सीमाओं की लड़ाई है। आज भी भारत और पाकिस्तान के अंदर सीमा के ऊपर डबल तारबंदी की हुई है। पाकिस्तान वालों ने बोला हमें जरूरत ही नहीं है, तो भारत वालों को करनी पड़ी, दोनों की दो। उनकी वाली भी इन्होंने करके दी, क्योंकि खतरा इनको ज्यादा, उनको नहीं है कोई। तो ये जो जमीन से आपको बेदखल करने का मामला है, और उसको हम लोगों ने यहां चर्चा का विषय भी बनाया, ये मैं आप लोगों के माध्यम से और इन टीवी चैनलों के माध्यम से आप लोगों तक संदेश भिजवाना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आपके गांव में, तहसील में, जिले में, जहां पर भी जो लिस्ट बनी है और जमीन को जब चिन्हित किया गया है, मार्किंग हुआ है, उस खसरा नंबर को कलेक्टेड में जाकर के वक्त सेटलमेंट की नकल में, पहला काम आपका। ये वीडियो के माध्यम से भी लोग सुने। क्या करना है? पहला काम, आपको कलेक्टर ऑफिस में जाना है। आपका घर जिस खसरे में आ रहा है, उस खसरे की, उस खसरा नंबर की आपको नकल लेनी है। वक्त सेटलमेंट कब की? जब सेटलमेंट हुआ उस समय। कि वक्त सेटलमेंट ही जमीन क्या थी, इसका किस्म क्या थी, इसका रूप क्या था, और कब ये ओरण हुई। हाँ, वक्त सेटलमेंट से पहले अगर वो जमीन ओरण है, वो जमीन गोचर है, तो उसका एक प्रावधान है, क्योंकि जमीन पर रहने वाला इंसान जमीन पर ही रहेगा। अगर वो जमीन गोचर है, ओरण है, रहने लायक नहीं है, तो या तो सरकार उनको
दूसरी सरकारी भूमि में बाकायदा उसके मुताबिक आवास बना करके दे, जिसे उसकी भाषा में कहा जाता है पुनर्वास, उनका पुनर्वास हो, रीसेटलमेंट हो। या फिर अगर वो लोग कहते हैं कि हम यहां से जाने की स्थिति में नहीं है, तो वहां की ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में आने वाली ऐसी कोई भी जमीन उसके बदले में जितना है क्षतिपूर्ति करके उस आबादी को आबाद कर सकती है, बदले में नई गोचर अलॉट कर सकती है। और अगर वक्त सेटलमेंट आप जिस जमीन पर रह रहे हो, वो जमीन अगर सिवाय शक है या किसी भी प्रकार की ओरण गोचर नदी नाले में नहीं आती है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको वहां से हटा नहीं सकती। मुझे फोन लगाना सीखा। सबसे पहले तो आपको प्रूफ लेना होगा। अब उसके बाद में क्या है, मैं इतना दम से कैसे कह रहा हूं कि मेरे को फोन करना। मैं कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं, मैं तो एमपी भी नहीं बन पाया, पीएम तो क्या बनूं। लेकिन इसका फॉर्मूला मेरे पास, इसका तरीका मेरे पास में है। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट की ताकत क्या है, सुप्रीम कोर्ट की ताकत है। ये जो मामला चल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले पर अमल करने के लिए चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के अंदर साफ साफ लिखा है कि वक्त सेटलमेंट जो जमीन गोचर है, ओरण है, लैंड है, नदी है, नाला है या नाडी है, तालाब है, वो खाली करवाई जाए। कौन सी? सिर्फ जो वक्त सेटलमेंट हो। सेटलमेंट के बाद में जो जमीन ओरण हुई है, गोचर हुई है, वो नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की दमपालना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की आड़ में ये जो बदमाश सरकारें हैं, उसका लाभ लेकर के आपके आसियाने उजाड़ना चाहती है, आपको बेघर करना चाहती है, ताकि आप लाचार और मोहताज बन जाएं और उनके रहमो करम पर जीने के लिए मजबूर हो जाएं। यही तो चाहते हैं वो तुम्हें आर्थिक रूप से कमजोर क्यों करते हैं? वो तुम्हें शिक्षा क्यों नहीं लेने देते? क्यों नहीं वो तुम्हें रोजगार देना चाहते? क्यों नहीं वो आपको अच्छा स्वास्थ्य देना चाहते? क्यों देश का 90% समाज का हिस्सा कुपोषण का शिकार है? वो आपको ना तो शारीरिक रूप से मजबूत देखना चाहते, ना आपको आर्थिक रूप से मजबूत देखना चाहते, और ना राजनीतिक रूप से मजबूत देखना चाहते। वो किसी भी क्षेत्र में आपको मजबूत देखना नहीं चाहते, आपको कमजोर रखना चाहते हैं, क्योंकि जब आप कमजोर रहोगे तभी तो उनके तलवे चाटोगे। इसलिए मैं आपको ये आगाह कर रहा हूं, डरने और घबराने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है। दोनों रास्ते हैं आपके पास। बुलडोजर तो किसी स्थिति में आ ही नहीं सकता, किसी भी स्थिति में नहीं आ सकता। अगर वक्त सेटलमेंट, वो जमीन ओरण है, गोचर है, क्यों बसने दिया उन लोगों को? एक चिड़िया जब घोंसला बनाती है तो एक एक तिनका चुनकर लाती है, बाढ़ उठा के नहीं लाती सीधी और रख देती, नहीं रखती ना। अगर एक चिड़िया तिनका लाती है तो मेरे समाज का हर व्यक्ति एक एक ईंट लाता है। एक साल में थोड़ी दीवार निकालता है, दूसरे साल में थोड़ी ऊपर करता है, तीसरे साल में थोड़ी ऊपर करता है, चौथे पांचवें साल में छत डालता है, और जिंदगी खप जाती है खिड़कियां और दरवाजे लगाते लगाते। ऐसे ही कोई रातों रात खड़ा नहीं होता था बिल्डिंग। जब हमारे समाज का वो गरीब व्यक्ति एक एक ईंट ला करके वहां बना रहा था, प्रशासन की आंखें फूटी हुई थी। सरकार क्या कर रही थी, वहां की पंचायत क्या कर रही थी, वहां के पटवारी तहसीलदार क्या कर रहे थे? क्यों नहीं रोका उनको? रोक देते तो कम से कम दूसरा विकल्प ढूंढ लेते। 80-90 साल से वो वहां रह रहे हैं,
तुम्हारी आंखें नहीं खुली और अब अचानक से, इसलिए वो किसी भी कीमत पर आपको वहां से बेदखल नहीं कर सकते। चाहे प्रधानमंत्री का आवास भी है और आपका अगर वहां लगातार 14 साल का कब्जा है, आप खाली नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें जो आप वकीलों से भी ले सकते हैं। अब हमारे समाज में वकील हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी हमने रूपसा जैसे वकील पैदा कर लिए, तैयार हो गए, है ना। लड़ाकू तो पहले ही थे ना, वकील और बन गए। तो आपको ये समझना है, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि इस बारे में आपको जानकार बनना पड़ेगा। सबसे पहला ही काम है, स्टार्टिंग काम है, वो है आपको वक्त सेटलमेंट की नकल। कोई आदमी ये ना समझे कि ठेकेदार साहब चले जाएंगे, मैं क्यों जाऊं, भीड़ ये रही है, हमारे तो है को नहीं। जो जागरूक है वो सबसे पहले जाओ। ज्यादा खर्चा होगा, 200-500 रुपए का होगा, 200-500 रुपए में उस खसरे की नकल ले लो। वक्त सेटलमेंट की नकल आपको वहां से मिल जाएगी और दूसरी नकल पटवारी के पास मिलेगी। दोनों नकलें ले लो और उसके बाद में अगर वो वक्त सेटलमेंट गोचर हो नहीं है, कोई दुनिया की ताकत खाली नहीं करवा सकती। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, हमारे सिणधरी के अंदर 2000 परिवारों को मैंने बचाया। 2000 परिवार मौलवी साहब, 2000 परिवार जिसके ऊपर हर 6 महीने में बुलडोजर आ जाता था, हर 6 महीने में। और आखिर में जब सुप्रीम कोर्ट वाला आया तब तो सबकी हालत खराब कि अब तो इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। कलेक्टर पे भी दबाव, खाली करवाओ। हमने कहा हमें 15 दिन का टाइम दो। मैं एक जमीन के मामले में वक्त सेटलमेंट की नकलें लाया था, उससे मुझे जानकारी थी। मैंने अपनी टीम के लोगों को भेजा और बाड़मेर से हमने उसकी वक्त सेटलमेंट की नकल निकाली, तो वो जमीन निकली सिवाय से 72 में एक सरपंच थे जैन, उनके सरपंचाई के समय में उस जमीन को गोचर करवा दिया। प्रस्ताव पारित करके कलेक्टर को दिया, कलेक्टर ने गोचर कर दिया। तो वक्त सेटलमेंट सिवाय शक थी। मैंने वो वक्त सेटलमेंट की नकलें ले जाकर के बाड़मेर लादूराम दी, वकील जोधपुर को दी और उन्होंने स्टे कर दिया। आज दिन तक कोई बुलडोजर नहीं आया। खैर मैं तो शॉर्ट करना चाह रहा हूं, आप लंबा करवा रहे हो। मैं जब वकील साहब के पास जोधपुर गया और ये ऑर्डर लेकर के साथ में हम लोग गए, तो उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे आदमी जेंटलमैन लगते हो। मैं साहब ज्यादा तो नहीं, काम चलाऊ हूं। बोला नहीं नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे लगते हो। मैं क्या? बोला सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में जा रहे हो। मैंने उनसे कहा, मैं साहब बात आपके समझ में नहीं आएगी और हमें भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हम भी सिणधरी से आए हैं, भूख लगी है, थोड़ा खाना खा के आते हैं। तब आप सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश प्रिंट आउट करो और उसको पढ़ो, तब तक हम आते हैं। हम खाना खा के वापस आए, उन्होंने मार्किंग करके रखा सारा। मार्किंग में उन्होंने मुझे बताया, अंग्रेजी में लिखा हुआ था, तो हिंदी में मतलब होता है कि वक्त सेटलमेंट जो गोचर ओरन तालाब नाडी जो भी है वो खाली करवाई जाए। मैं तो यही तो करवाना। मैं कहा आप गलत समझ गए थे, मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में नहीं आया हूं। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश और फैसले को लागू करवाने के लिए हाई कोर्ट में आया। तो तुरंत ही पलट गए। लोग साथ में थे, उनको बोला ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा भाई है, ये इंप्लीमेंट करवाने आया, इसका मतलब तुम्हारे आसिया में तो उजड़ेंगे। मैं कहा ये देखो ऑर्डर में लिखा हुआ क्या है। तो क्या लिखा है ना यार, वक्त सेटलमेंट जो जमीन गोचर है या ओरण है वो खाली करवानी पड़ेगी। तो मैं कहा जो वक्त सेटलमेंट गोचर नहीं है वो। बोला इसका क्या सबूत है आपके पास कि वो गोचर नहीं है। मैंने अपने अंदर से निकाला पुलिंदा और पकड़ाया। मैं ये पड़ी सेटलमेंट 50 और 52 के बीच में हुआ, 55 के बीच में हुआ, ठीक है ना। और ये 72 में गोचर हुई, उससे पहले सिवाय शक है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वक्त सेटलमेंट है तो खाली करवाओ। बोला यार दिमाग कहां से लाया है। मैं कहा तुम्हारे जैसे कई वकील पूछने आते हैं, कुछ मामलों में पूछने आते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि जो चीज आपके पास जानकारी में है ना,
वही आप उनको भी, वकील होने का मतलब ये थोड़ी होगा सारी जानकारी उसके पास होगी। आपके घर में कितने मेंबर वकील को क्या पता, आपने कितने बच्चे पैदा किए वकील को क्या पता होगा, वो तो आप बताओगे तब होगा ना। तो कुछ चीजें हैं जो हमें बतानी होगी। अगर ये होता है तो आप लेके आओ, तब तक मैं भी वो छानबीन करता हूं, कॉपी मुझे मिल जाए, हम पूरे के पूरे राजस्थान की जमीन बचाएंगे। आज की तारीख में हमारा सबसे बड़ा एजेंडा यही है। अब कोई हाईजैक कर ले तो कर ले, मेरे बाप का क्या जाएगा, वो भी धंधे लग जाएगा। भाई आइडिया मेरा है वकील साहब, और अगर कोई हाईजैक कर लेगा तो मेरा क्या ले लेगा यार, मेरे पास क्या है जो ले लेगा, पब्लिक का काम होगा ना। मैं तो कह रहा हूं जितने यहां बैठे सारे के सारे हाईजैक कर लो मेरे आइडिया को, और कल से इंप्लीमेंट शुरू कर दो। वो बाल तो थाने मिले को मिले थोड़ा थोड़ा कर। तो ये मामला है, इसलिए उनकी बदनीयत है। जब जमीनें उनके हाथ से गई तो इन गरीबों को नहीं मिलनी चाहिए, चाहे गोचर कर दो। क्या मिल रहा है भाई उस गोचर में, रोरण में गायें जितनी है गोचर के लिए, गोचर का मतलब गायों के लिए ना। एक बता दो गाय मुझे गांव से बाहर एक गाय बता दो, सारी गायें तो गांव में खड़ी है। कोई सब्जी वाले के मुंह मार रही है, कोई दुकान वाले के मुंह मार रही है, कोई कहीं मार रही, कहीं मार रही। तो गोचर तो बाजार बन गई है। बाजार जहां गाय चरती है उसी को गोचर कहते हैं ना। तो पूरे मार्केट को गोचर घोषित कर दो, सबूत के साथ। सारी गायें तो यहां चल रही है बेचारी, और जो गोचर है उसमें कोई नहीं चल रही, खाली है, कोई चर नहीं रही। तो उसका क्या मीनिंग बना गोचर का। ओरण में किसकी है साहब, मामो सारी, भूमिया सारी, ठीक है। अरे उसके तो वो मंदिर है, वही तुमसे ढंग से नहीं बन रहा है, वो ये आगे वोट ले माथे बैठो है। और ओरण ढाबी है 5000 बीघा, क्या मतलब है उसका। वो जमीन सिर्फ देश के जरूरतमंदों को ना मिले, इसके लिए ये सारे पंगे ढोड़े। और इस प्रकार से आपकी सारी जमीन, किसानों की तो कृषि भूमि तो पहले ही छीन चुके, जिसका मैं हजारों बार उदाहरण दे चुका आपको। अब आपकी आवासीय भूमि पर उनकी नजर है। तुम पहले की तरह हमारे